चलिए देखिए आप लोग जो है इसमें केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे हमारे आस पास के पदार्थ, ये पढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब हो जाता है, सबसे पहले हम लोग पदार्थ की परिभाषा स्पष्ट रूप से समझें। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ को द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है, वार करके द्रव्य भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जब जाननी होगी तो पदार्थ अगर पूछा जाएगा तो परिभाषा ऐसे कुछ बनाइएगा, वह द्रव्य जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार पाया जाता है उसे पदार्थ कहते हैं। अथवा अगर आपसे द्रव्य की परिभाषा पूछी जाए तो वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार पाया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो स्थान घेरते तथा जिसमें भार पाया जाता है? ये वे पदार्थ जैसे हमारी कोई लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, कुर्सी हो गई, या वायु संबंधी कोई गैसें हो गई, दरों में जल हो गया, तेल डीजल, जो भी आप चाहे ठोस दरों किसी भी अवस्था में है, अगर वह पदार्थ स्थान घेर रही है और उसमें कुछ भार है तो उसको हम लोग द्रव्य या पदार्थ में से कोई भी नाम से जान सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें यह आ जाता है पदार्थ है तो पदार्थ को मुख्यतः वैसे तो 4-5 अवस्थाएं पढ़ी जाती है, लेकिन मुख्यतः 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, ध्यान दीजिएगा। पदार्थ की अवस्था क्या होती है? पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है वह पदार्थ की अवस्था कहलाती है। कोई भी पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है वह पदार्थ की अवस्था कहलाती है। जैसे जो मुख्य अवस्थाएं हमारी होती हैं 3 है, तीनों का लिख दे रहे हैं। एक है ठोस, और दूसरा होता है द्रव, और तीसरा है गैस, ठीक है। इसे इंग्लिश में सॉलिड बोल लेते हैं, इसे लिक्विड कहते हैं और इसे गैस ही कहते हैं, ठीक है। अब ठोस की पहचान कैसे करते हैं? पहचान कैसे जानेंगे या ठोस है? तो ठोस का अर्थ होता है वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाए, दोनों क्या हो जाए? निश्चित हो जाए, वो ठोस के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे ईंट में देखिए आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, या कोई सिलेंडर या बेलन कुछ भी चीजें जो ठोस में हो, ये सब हमारे ठोस पदार्थ के अंतर्गत ठोस अवस्था में हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा द्रव जो है इसमें क्या होता है? वह पदार्थ, ध्यान दीजिएगा भैया, वह पदार्थ जिसका आकार माने क्या होता है? बनावट, आकार माने बनावट, और आयतन, आकार इसका निश्चित रहेगा और आयतन जो होगा, आकार अनिश्चित रहेगा, अनिश्चित, और जो आयतन होगा ये जो है निश्चित होगा, उसे हम लोग द्रव के नाम से जाने। कुछ लोग द्रव्य और द्रव में अंतर नहीं समझते। द्रव्य जो है वो एक पदार्थ है और द्रव जो है ये क्या है? द्रव्य की एक अवस्था है। द्रव क्या है? द्रव्य की एक अवस्था है। अवस्था है तो उसकी आकार और आयतन दोनों होगा। तो द्रव के अंतर्गत वह पदार्थ रखे जाएंगे जिनका आकार परिवर्तित बदलता रहेगा और जिनका आयतन निश्चित हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जल ले लीजिए, किसी बोतल में रखेंगे बोतल का आकार ले लेता है, किसी बर्तन में रखेंगे तो वह उस बर्तन का आकार ले लेता नहीं, आकार उसका बदलता रहता है, लेकिन जो उसकी मात्रा क्वांटिटी होती है वो आयतन अगर 1 लीटर में है जल तो 1 लीटर में ही रहेगा, चाहे जिस बर्तन में आप रख लीजिए, ठीक है। उसकी मात्रा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन आकार बदल जाएगा। इसलिए ये जो द्रव है आकार बदलता है, इसलिए आकार अनिश्चित है अर्थात निश्चित नहीं है,
और जो आयतन होता है वो निश्चित है, अर्थात वो नहीं बदलता है। ठीक। दूसरा नंबर जो है हमारा, तीसरा नंबर गैस है, इसका आकार और आयतन ये दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित। जैसे ठोस का दोनों ये अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित। ठोस में क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, और गैस में क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। जैसे आप गुब्बारा देख लीजिए, उसमें तमाम गैसें भरी जाती हैं, वो गुब्बारा जिस आकार के गुब्बारे में डाला जाता है वो उसी के रूप ले लेता है, तो इसलिए उसका आकार अनिश्चित होता है। अगर उसे मापा तोला जाएगा तो भी उसका मात्रा जो होती है वो भी अलग आती है, इसलिए उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो जाता है। इसके बाद जो हमारी एक ठोस और द्रव गैस पदार्थ है, ये किस रूप में पाए जाते हैं, इसको देखिए आकार हम बना दे रहे हैं ठोस का, और एक द्रव का बना दे रहे हैं। देखिए आगे इधर बना लेते हैं, आप स्पष्ट ताकि दिख जाए। देखिए ये देखिए हमारा ये ठोस का रहेगा, और एक द्रव के लिए बना ले रहे हैं, और एक गैस के लिए बना ले रहे हैं। ठीक है, पहचान के लिए रखें। ठोस में वह पदार्थ रखे जाएंगे, ठोस है ये, और ये हमारा द्रव है, और ये जो है गैस है। ठोस के जो भी अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, छोटे छोटे होंगे और ये बहुत पास पास होते हैं ऐसे। इसी प्रकार से बड़ा आकार बनाएंगे, और जो द्रव होता है थोड़ा सा, जो इनके अणु होते हैं थोड़ी दूरी पर होते हैं। गैस की बात की जाएगी, ये बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसमें ठोस द्रव गैस इस प्रकार से इनमें अगर अणुओं के आकार को देखें, इस प्रकार अंतर पाया जाता है, क्योंकि इनका आकार दोनों आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इनका जो है आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, और इसमें जो है दोनों अनिश्चित होते हैं। तो इसमें हमको ये ध्यान देकर चलना है, जो ठोस के पदार्थ होते हैं इनके जो अणु होते हैं किस प्रकार से गति करते हैं, इसके अध्ययन किया जाए। इसे हम लोग कहते हैं गतिज आणविक सिद्धांत के नाम जानते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं गतिज आणविक सिद्धांत। गतिज आणविक सिद्धांत ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत तीनों की व्याख्या हम करेंगे। ऐसे ध्यान से देखिएगा, ठोस के जब बात की जाएगी तो जो ठोस के अणु होते हैं ये इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच स्थान नहीं पाया जाता। तो जो अणुओं के बीच का स्थान होता है उसे अंतरा आणविक स्थान के नाम से जाना जाता है। अणुओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान। और इनके बीच जो आकर्षण लगा होता है, इसलिए एक अणु यहाँ है एक अणु यहाँ है, इनके बीच जो स्थान पाया जाता है इसे अंतराणविक स्थान कहते हैं। और इनके बीच जो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा उसे अंतरा आणविक आकर्षण बल, अगर प्रतिकर्षण होगा तो उसे अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल के नाम से जानेंगे। अब देखते हैं ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास पास, अर्थात इतने पास होते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान होता ही नहीं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि ठोस के अणुओं में अंतराणविक स्थान नगण्य, विज्ञान की भाषा में नगण्य को मतलब जब कुछ दूरी नहीं होती उसे नगण्य बोला जाता है। ठीक है, जब दूरी कुछ नहीं होती उसे क्या बोला जाता है, नगण्य बोला जाता है। तो यहाँ जो है ठोस के अणुओं के बीच अंतराणविक स्थान नहीं होता, अर्थात नगण्य होता, अर्थात जीरो होता है। जब उनके बीच का स्थान जीरो होता है अर्थात बहुत पास होते हैं तो आकर्षण बल प्रबल होगा, अर्थात वो प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं। और जब कोई एक अणु दूसरे अणुओं से आकर्षण द्वारा बंधा हुआ होता है तो वह गति नहीं कर सकता, अर्थात गति करने की स्वतंत्रता जीरो होती है। गतिज ऊर्जा जब गति नहीं करेगा तो ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी, इसलिए गतिज ऊर्जा जो इनकी होती है वो नगण्य होती है। क्या होती है, नगण्य होती है। क्या क्या नगण्य होता है, स्थान नगण्य होता है, गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, लेकिन आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल जो होता है ये क्या होता है, प्रबल होता है। प्रबल मतलब सबसे ज्यादा।
इनकी अगर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए कि अणु स्थित रहते हैं नहीं, जब अणु स्थिर रहते हैं, क्यों? चूंकि जब गति करने को नहीं इनको मिलता तो स्थिर रहेंगे अर्थात बंधे रहते हैं, और जब गति नहीं करेंगे तो इनकी स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इनके अणु स्थिर रहते हैं। तो हम लोग ठोस में क्या पढ़े? ठोस के अणुओं के बीच अंतराल में एक स्थान नहीं होता है, इसलिए ये अणु बहुत आस पास होते हैं, और बहुत पास होने के कारण आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, और इनके अणु गति नहीं करते इसलिए इनकी गति ऊर्जा 0 होती है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण प्रबल होता है, इनके अणु जब गति नहीं करते अर्थात स्थित रहते हैं इसलिए स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अगर इनके अणु गति करेंगे तो एक साथ, जैसे बोर्ड है, एक साथ कंपन करेगा, ये ऐसा नहीं कि अलग अलग कंपन करेगा, एक साथ कंपन करेगा। ठोस के अणु अलग अलग कंपन नहीं कर सकते हैं, ये अगर कंपन करेंगे तो एक साथ कंपन करेंगे। ठीक इसी को उल्टा अगर हम द्रव्य की बात करेंगे तो थोड़ा दूरी बढ़ जाती है, ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच की दूरी थोड़ा बढ़ जाती है, और जब दूरी बढ़ जाती है तो आकर्षण बल जो होता है वो घट जाता है अर्थात कम हो जाता है। आकर्षण बल कम हो जाएगा अर्थात इनके अणु कुछ गति करने लगते हैं, अर्थात गति करने की कुछ स्वतंत्रता हो जाती है ठोस की अपेक्षा। जैसे दरों की आप लहरों को देखते होंगे, दरों की या किसी जल के किनारे पर आप एक लहर उत्पन्न कर दीजिए तो जो लहर होती है, अब ऐसा जिस तालाब में पानी भरा हुआ है किनारे पर आप अगर एक छोटी सी लहर उत्पन्न कर देते तो अगली तुरंत ये कंपन यहाँ करेगा, ये कंपन तुरंत नहीं पहुंचेगा, कुछ समय लगेगा यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन ठोसों में ऐसा नहीं होता, ठोस को अगर यहाँ कंपन किया तो ये भी तुरंत कंपन करेगा, तो ये कंपन नहीं करेगा। ठीक है, तो दरों में कुछ दूरी होने के कारण इनकी आकर्षण बल कुछ कम होता है, इसलिए इनकी गति ऊर्जा कुछ ज्यादा होती है ठोस की अपेक्षा, और जब ये गति करते हैं तो स्थिर नहीं रहते हैं अर्थात इनकी स्थिर ऊर्जा घट जाती है। किसकी अपेक्षा? ठोस की। इसी प्रकार अगर हम गैस में आ जाएंगे तो गैस में क्या हो जाता है, जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, बेटा देखिए जानते हैं, जो गैस के अणु होते हैं क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच आकर्षण बल हमारा नगण्य हो जाता था, 0 हो जाता। जब बल आकर्षण बल काम नहीं करता है तो क्या होता है, उनके बीच जब आकर्षण बल काम नहीं करता है तो क्या हो जाता है, उनके अणु जो है गति करते रहते हैं, और जब ज्यादा गति करेंगे तो गति करने की सुंदरता ज्यादा होती है अर्थात वो तब स्थिर नहीं रहेंगे, तो उनकी गति ऊर्जा 0 हो जाती है। ठीक है, तो गति ऊर्जा सबसे अधिक हो जाती है और स्थिर ऊर्जा जो होती है सबसे कम हो जाती है। तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं ये गैस होंगे, और जो इस प्रकार के होंगे वो द्रव होंगे, और जो इस प्रकार के होंगे वो हमारे ठोस होते हैं। ये हम लोग पदार्थ पढ़ लिए, पदार्थ की अवस्था पढ़ लिए, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस मुख्यतः, वैसे और भी 2-3 अवस्थाएं, मुख्य हमारी 3 अवस्थाएं हैं। और इनका आकार कैसे होता है, इनकी व्याख्या कैसे की जाती है, ठोस द्रव गैस के अणु की व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रह जाता है अवस्था परिवर्तन। हम आपको पढ़ाएंगे एक पदार्थ यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, वही ठोस एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कैसे परिवर्तित, जैसे कि ये ठोस अवस्था में है कैसे द्रव में जाएगा, फिर द्रव में है तो कैसे गैस में जाएगा, इसे हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे।